नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शुभम पालीवाल, आपका अपना एसपी सर, फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं बेटा डाउटनेट में। तो डाउटनेट में भौतिक जगत में फिजिक्स में हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ते मात्रक और मापन। आज लेक्चर नंबर 7। आज इसकी आखिरी क्लास रहने वाली है। वैसे मोस्ट ऑफ पिछली क्लास में हमने पूरा पोर्शन खत्म कर दिया था। आज बस ये क्लास में इसलिए कर रहे हैं ताकि और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ जेईई के बढ़िया वाले क्वेश्चंस मैं आपको करवा पाऊं ना। नीट के साथ-साथ 2-3 जेईई के सवाल भी करेंगे। इस चैप्टर में अभी तक हमने ना भौतिक राशियां पढ़ी थी, फिर मात्रक पढ़ा था, फिर विमाएं पढ़ी थी, फिर विमाओं का अनुप्रयोग है ना हमने पढ़ा था, विमीय विश्लेषण पढ़े थे हमने। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। फिर हम आगे बढ़ते सार्थक अंक और त्रुटियां पढ़ना शुरू कर दी हमने। फिर त्रुटियां क्या होती है, त्रुटियों की गणना कैसे करते हैं, त्रुटियों के प्रकार क्या होते हैं, ये सब कुछ हमने समझा था। और फिर हमने पढ़ना शुरू कर दिया था अल्पतमांक। तो आज की क्लास में पहले हम यही समझेंगे थोड़ा बहुत अल्पतमांक के बारे में भी, और साथ ही साथ हम अल्पतमांक अब जानेंगे वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के लिए। तो बेटा क्लास की शुरुआत करते हैं हम। और आज की क्लास में हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले हम उपकरणों की यथार्थता और परिशुद्धता के भी बारे में बात करेंगे, है ना। अब हम जो उपकरण पढ़ने जा रहे हैं इसमें दो शब्द आपको बहुत बार है ना एग्जाम में भी और क्वेश्चंस में भी मिलेंगे। एक होता है यथार्थता और होता है परिशुद्धता। तो इन दोनों में क्या फर्क होता है? बहुत नजदीक है ये दोनों एक दूसरे के ना, लेकिन वास्तविक फर्क क्या होता है ये जानेंगे। और वर्नियर कैलिपर और गोलाई मापी या इसे हम स्क्रू गेज भी कहते हैं, ये पढ़ने वाले हैं हम आज की क्लास में। ठीक है बेटा, चलो तो हम क्लास की शुरुआत करते हैं और इस बार कुछ नए ढंग से क्लास की शुरुआत करेंगे। हम क्लास की शुरुआत कर रहे हैं भैया क्विज के साथ। क्विज के 2 सवाल रहेंगे और ये सवाल कैसे है, ये सवाल में है ना हमने जो अभी तक इस चैप्टर में पढ़ा है तो कहीं से भी 2 सवाल है ना, पूरा रैंडम चैप्टर में से 2 सवाल रहेंगे क्विज के रूप में, और एक सवाल जेईई का सवाल है और एक सवाल एआईपीएमटी या नीट का सवाल है। ठीक है, कमांडर्स मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग ये दोनों सवालों के जवाब बहुत बढ़िया तरीके से देंगे, है ना, और नीट के लिए जोर शोर से पढ़ते रहेंगे। तो भैया क्विज का पहला सवाल आपके सामने। ऐसा ही सवाल नीट में आया था, ऐसा ही सवाल जेईई में भी आ चुका है। तो बढ़िया सा सवाल, जल्दी से इसका जवाब दो। एक घन की भुजा दी गई है, फिर बोला है कि इसके आयतन का मान क्या होगा। चलो भैया टाइम अप। आसान सा सवाल है, मुझे उम्मीद है भैया सभी ने बताया होगा, है ना। कैसे करना है सर, कैसे करें? देखो इस सवाल को सॉल्व नहीं करना होता है ना। ऐसे ही सवाल मैं आपको क्लास में पहले भी करवाया था, मैंने आपको बताया था ये सवाल किस पर आधारित है। यह सार्थक अंक पर आधारित है। आपको सार्थक अंक गिनने हैं वास्तविकता में। तो यहां पर क्या हो रहा है, सार्थक अंक कितने हैं ये पता करो पहले तो, है ना। तो सार्थक अंक सर अगर 1.2 गुणा 10⁻² मीटर में देखे जाए तो इसमें यही दोनों अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। तो इसमें सार्थक अंक हो गए 2, मतलब हमारा जो आंसर आना चाहिए उसमें भी सार्थक अंक कितने होने चाहिए? 2। एक लाइन का सवाल देख लो भैया, किसमें 2 सार्थक अंक है? तो सर इसमें 2 है, इसमें 2 3 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो 2 वाला ही जवाब होगा, है ना। सॉल्व नहीं करना होता है बेटा हमको इस प्रकार के सवाल को ना। आपको ऐसा नहीं करना है कि 12 गुणा 12 हो गया सर 144 गुणा 12 करूं तो 12 का 12 चौका होता है 48, फिर उसके अंदर 12 चौका हो गया 48, 48 और 4 हो गया 52, और फिर उसके अंदर करो 12 12 और 5 7, फिर सोचो कहां दशमलव लगाऊं मैं, है ना। ऐसा कुछ नहीं करना, गुणा करोगे तो भी आंसर आएगा वही, है ना। क्वेश्चन जो 4 ऑप्शन दिए उसमें यही सब कुछ है। तो हर समय मजदूरी थोड़ी ना करनी होती है, कभी थोड़ा सा दिमाग से भी काम लेना होता है। आंसर देख सकते हो 1.728 आया, हमें 2 अंक तक आंसर बताना है। चलो भैया एक और बढ़िया सा सवाल, एआईपीएमटी 2012 का सवाल, जल्दी से इसका जवाब बताओ। इस सवाल से कोई नई बात मैं आपको सिखाऊंगा, है ना। सवाल का सॉल्यूशन तो छोटा ही है लेकिन नई मजेदार बात हम सीखेंगे। चलो भैया टाइम अप। चलो जल्दी से हम समझते हैं कि कैसे करेंगे इस सवाल को। सवाल में बोला गया है कि एक विद्युत बल की अनुमत वोल्टता एवं शक्ति, है ना, आपको दी गई है। यदि बल के सिरों के बीच में वोल्टता अनुपात 2.5% कम हो जाए तो शक्ति के अनुपात अनुमत शक्ति के सापेक्ष कितनी प्रतिशत में कमी आएगी। तो कैसे करेंगे ये सवाल? देखो सवाल हमें कहना चाहता है कि पावर बराबर होता है v²/r, हमें पता है सर। तो अब ये शक्ति का सूत्र हमें पता है ना। अब हमें अगर प्रतिशत परिवर्तन निकालना है ना, प्रतिशत परिवर्तन निकालना है तो हम एक और बात सीख चुके हैं ऑलरेडी, जिसको हम बोलते थे प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि निकालना सीखा हमने। तो प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालते हैं बताओ। तो अगर सर p बराबर होता है v²/r और आप कहना चाह रहे हो कि प्रतिशत त्रुटि का लिखकर बताओ, तो हम प्रतिशत त्रुटि लिख के बताते हैं डेल्टा p/p बराबर 2 × डेल्टा v/v प्लस डेल्टा r/r। ये प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए सूत्र हमने बना दिया, समीकरण हमने बना दिया। लेकिन बेटा ये प्रतिशत त्रुटि है, हमसे क्या पूछा है सवाल में? प्रतिशत की कमी, या हमसे यह पूछना चाह रहा है प्रतिशत परिवर्तन। तो अगर हमें प्रतिशत परिवर्तन बताना है तो हम कैसे बताएंगे? अब ये एक और मजेदार सी बात है। तो प्रतिशत परिवर्तन कैसे सिद्ध कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो बेटा देखो ये वाला जो हमने फॉर्मूला निकाला प्रतिशत त्रुटि का, है ना, तो प्रतिशत त्रुटि भी अगर मैं वास्तविकता में देखूं या समझूं, तो अगर मान के चलो किसी की प्रतिशत त्रुटि निकाली तुमने, तो उसका मतलब या उसकी सार्थकता क्या है? उसका मतलब ये है सर कि परिवर्तन कितना हुआ है ना। तो यहां पर होगा परिवर्तन बटा वास्तविक मान, परिवर्तन बटा वास्तविक मान गुणा 100। ये प्रतिशत त्रुटि है ना। और वास्तविकता में अगर मैं समझूं कि प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकालूंगा तो उसके लिए भी यही सूत्र होगा, है ना। अगर मान के चलो मैंने तुमसे बोला कि तुम्हारे जेईई में, है ना, या नीट में या किसी भी एग्जाम में जो दे रहे हो उसमें तुम्हारे 100 में से 80 अंक आए तो कितने प्रतिशत आए? तो क्या करोगे सर, 100 में से आए कितने आए? 80 आए, तो 80/100 गुणा 100, ये करते ना। तो वैसे ही अगर मुझे प्रतिशत परिवर्तन निकालना, तो परिवर्तन का प्रतिशत ये बेटा फिजिक्स में बहुत बार, है ना, मतलब ये सवाल तो इस चैप्टर के हिसाब से मैं बोल रहा हूं, लेकिन आगे इस प्रकार के सवाल में बहुत सारे टकराएंगे और इस प्रकार के सवाल बहुत बार फिजिक्स में पूछे भी जा चुके हैं। तो अगर हमें ये निकाल के देना है प्रतिशत परिवर्तन, मतलब प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए सूत्र जो होना चाहिए, अगर हमें शक्ति में कमी या शक्ति में प्रतिशत परिवर्तन निकालना है तो उसके लिए सूत्र होगा हमारे पास, वो बनेगा शक्ति में परिवर्तन बटा प्रारंभिक शक्ति गुणा 100। शक्ति में परिवर्तन बटा प्रारंभिक शक्ति गुणा 100, है ना। तो ये होगा शक्ति में परिवर्तन बटा प्रारंभिक शक्ति into 100, ये होगा प्रतिशत परिवर्तन शक्ति में। तो सर क्या हम इसकी जगह ये वाला जो आप त्रुटि वाला सूत्र बोल रहे हो, समीकरण बोल रहे हो, इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमें वास्तविकता में क्या निकालना है इस प्रकार के सवाल, और भी जब हम आगे फिजिक्स की गहराइयों में पहुंचेंगे इस प्रकार के सवाल में बहुत सारे टकराएंगे, है ना। तो जब भी परिवर्तन, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो फाइनल शक्ति होगी माइनस इनिशियल शक्ति, प्रारंभिक शक्ति बटे प्रारंभिक शक्ति into 100 करना है हमें। ये प्रतिशत परिवर्तन निकालने का सही तरीका है। ये हर जगह हम निकालेंगे कि फाइनल माइनस इनिशियल बटा इनिशियल into 100। लेकिन अगर प्रतिशत परिवर्तन 4% से कम हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बोल रहा हूं, स्टार करके कॉपी में लिखना है सभी को, यदि प्रतिशत परिवर्तन
किसी भी भौतिक राशि में 4%, 4 या 3 या 5 भी कहीं लिख देते, लेकिन हम तो 4 ही हमेशा मान के चलेंगे, 4% से कम हो, तब हम ये जो त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि वाला फॉर्मूला जो है, या प्रतिशत त्रुटि का सूत्र प्रतिशत त्रुटि के सूत्र से लिखना चाहिए हमें, प्रतिशत त्रुटि के सूत्र से परिवर्तन प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है नहीं? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? मतलब हमें बहुत बार ऐसे सवाल आएंगे, बोलेंगे गति ऊर्जा 20% से बढ़ गई तो बताओ भैया समथिंग में कितना परिवर्तन आएगा। तो 20% बहुत बड़ा मान है, तो हम पूरा सॉल्व करेंगे। हम करेंगे प्रारंभिक माइनस अंतिम बटे में प्रारंभिक गुणा 100। लेकिन अभी हमें बोला है 4% है ना, 2.5% बोला है, तो हम सीधे सॉल्व कर सकते हैं कि डेल्टा पी बटा पी का मान जो होगा बेटा वो होगा 2 गुना डेल्टा वी बटा वी। तो डेल्टा वी बटा वी ये क्या दिया है तुम्हें? 2.5% की कमी आ जाती है, तो अगर वी में कमी आएगी तो पी में भी कमी आएगी, वोल्टता कम करोगे तो पावर भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है भैया तुम लोगों ने गलती से ये वाला समीकरण लगा के सही आंसर दे दिया होगा, मैक्सिमम बताया होगा है ना, सही बताओगे भी हमेशा। लेकिन ये वाली बात कहां तक लागू है? दो अलग अलग बातें हैं, ये त्रुटि है, ये प्रतिशत परिवर्तन है। तो प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकालते हैं? प्रारंभिक माइनस अंतिम बटा प्रारंभिक इंटू 100, ये सही सूत्र होता है प्रतिशत परिवर्तन निकालने का। लेकिन अभी के लिए जब 4% से कम की कमी हो तो हम यही वाला या त्रुटि वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, आंसर आएगा है ना। अच्छा सर अगर ज्यादा हो तो यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस समय जो आंसर आएगा वो वास्तविक मान से बहुत ज्यादा भिन्न हो जाएगा। ठीक है, तो 4% तक हम ये बात चिपका सकते हैं। 4 गुना डेल्टा वी बटा वी हो गया है 2.5, ये क्या दिया है भैया? डेल्टा वी बटा वी 2.5% दिया हुआ है, तो ये 2.5 और इंटू 2 तो 5% आ गया। ओहो सर हमने आंसर तो निकाल दिया, इतनी गहराई थी क्या? हाँ इतनी गहराई थी। ठीक है, अगर तुम चाहो तो पूरा सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हो कैसे पूरा सॉल्व करेंगे वो भी बता देता हूं। यहाँ पे तुम्हें शक्ति दी है, प्रारंभिक शक्ति दी है, प्रारंभिक वोल्टता दी है। अब ये देखो कि अगर आपने वोल्टता 2.5% कम कर दी है ना, तो कितनी कम होगी? तो इसका 2.5% निकालो, फिर से फाइनल वोल्टता निकलेगी, फिर फाइनल वोल्टता निकालो, फिर से फाइनल शक्ति निकालो, और फिर फाइनल माइनस इनिशियल बटा इनिशियल 100 कर दो। बात बराबर है, आंसर सबसे वही आएगा है ना। कब तक वही आएगा? 4% तक। चलो भैया, तो आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात से क्लास की शुरुआत करी है, आगे बढ़ते हैं और ऐसी कुछ छोटी-छोटी और इंपॉर्टेंट बातें समझते हैं। अब हमें उपकरण की यथार्थता और परिशुद्धता के बारे में जानना है। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, किसी माप की यथार्थता है ना। अब माप लिया आपने, दो चीजें होंगी, एक यथार्थता होती है और एक परिशुद्धता होती है ना। इंग्लिश में इन्हें एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन कहते हैं ना। परिशुद्धता मतलब प्रिसीशन होता है। तो प्रिसीशन और एक्यूरेसी में क्या फर्क होता है यह हमें अब समझना है। तो देखो बेटा, यथार्थता मतलब होता है एक्यूरेसी, ये क्या कहता है? ये वह मान है जो हमें यह बताता है कि किसी राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान से कितना निकट है या कितना दूर है ना। मतलब मान के तुम कुछ मान लेकर आए, तुमने कोई आंसर निकाला, अब तुम्हारा वास्तविक मान से कितना भिन्न है आंसर, वो तुम्हारी यथार्थता होगी है ना। अगर तुमसे पूछा कि भैया इन चारों ऑप्शन देंगे, बोलेंगे इनमें चार में से कौन सा सबसे यथार्थ मान है या किसकी यथार्थता सबसे अधिक है, तो जो सबसे निकट होगा वास्तविक मान के वही ज्यादा यथार्थ होगा। तो मापन की यथार्थता कई कारकों पर निर्भर कर सकती है ना। मतलब इस मापन की जो यथार्थता है कि जो तुम्हारा आंसर आया वो वास्तविक मान के कितना करीब है, वो कई कारणों पर निर्भर कर सकती है। जैसे अगर मान लो आपने जो आंसर निकाला वो आंसर आपने तो निकाल लिया, लेकिन आपने जो निकाला वह रीडिंग गलत ले ली है ना, या जैसे हमने जो त्रुटि की बातें पढ़ी थी ना, तो वही सारे मान यहाँ पे यथार्थता के लिए भी निर्भरता देंगे। लिख देते एक बार हम कि यथार्थता त्रुटि के कारण पर या कारणों पर लिखना चाहिए करती है ना। मतलब त्रुटि के कारण क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हमने त्रुटि के प्रकार देखे थे ना, उसमें हमने ये भी देखा था कि सर हो सकता है कि बाह्य कंडीशन या जैसे जो वायुमंडलीय दाब या जो अवस्थाएं है ना, वह अगर सही नहीं हुई या हम जिस मापक यंत्र से माप ले रहे थे उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, तो वहां पर उसमें हमने यह देखा था कि सर उससे आंसर हमारा गलत आ सकता है। या हो सकता है कि हम जो आंसर लिख रहे हैं उसमें ही गलती कर दे। मतलब वो जब हम त्रुटि के प्रकार पढ़ते, त्रुटि होने के कारण भी पढ़ते, साथ साथ त्रुटि के प्रकार पढ़ते, वही सारी बातें यथार्थता में आ जाएगी और यही हमें हमारा वास्तविक मान से कितना दूर है वो सब कुछ बताएगा। तो जैसे एक एग्जांपल से हम इस बात को और गंभीरता से समझते हैं बेटा। मान के चलो हमको बोला कि एक मापन है ना, एक कोई लाइन है या कोई भी द्रव्यमान मान लो या कोई भी ऐसा एक भौतिक राशि मान लेते हैं है ना। अभी हम लंबाई मान लेते हैं, एग्जांपल समझ लो ताकि हमें फील आए कि वास्तविकता में क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो मान के चलो लंबाई का वास्तविक मान जो है, लंबाई का वास्तविक मान जो है वो है 3.56 सेंटीमीटर। कितना है? 3.56 सेंटीमीटर। अब जो हमारे पास प्रेक्षण है ना, मतलब कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से या अलग अलग मापक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, जैसे 3.5 से निकालना था ना, तो अलग मापक यंत्र का हर एक अलग अलग हो सकता है, उनका उपयोग करके आंसर निकाला। तो हमारे पास ऐसे मान के चलो 4 प्रेक्षक है। तो 4 प्रेक्षण हमारे पास, पहला है 3.57, दूसरा है 3.523, फिर इसके तीसरा है सेंटीमीटर में सारे, तो ये पहला है, ये दूसरा है। फिर इसके क्या साथ है 3.421 सेंटीमीटर, फिर चौथा है 3.1245 सेंटीमीटर है ना। हमें नहीं पता किससे मापा गया, लेकिन ये ऐसे कुछ हमें आंसर्स बताए उन्होंने। तो हमसे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा यथार्थ है ना, या सबसे ज्यादा यथार्थता किस मापन की है ना। तो सबसे या अधिक यथार्थता वाला मापन कौन सा है ये बताना है आपको। तो सबसे अधिक यथार्थता वाला मापन सर इसके सबसे नजदीक, तो सर ये 3.57, ये 3.523, ये 3.421, ये 3.1245। तो सर सबसे ज्यादा नजदीक जो है वो तो पहला वाला ही है ना, क्योंकि यहाँ पे त्रुटि सबसे कम दिखाई दे रही है हमें। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, इसका आंसर क्या कर देंगे हम, इसका आंसर कर देंगे ये हो जाएगा 3.57 सेंटीमीटर। कितना होगा? 3.57 सेंटीमीटर। तो ऐसे हम आसानी से यथार्थता के बारे में याद कर सकते हैं। एकदम आसान सी बात होती है, कितना अधिक सही आंसर, कितना दूर है तुम्हारा आंसर। इसी प्रकार से अगर हम बात करें परिशुद्धता की बेटा, इसकी बात करें परिशुद्धता की, तो परिशुद्धता क्या होती है? परिशुद्धता यह इस सीमा तक का मापन है जिससे भौतिक राशि का क्रमांगत मापन दूसरे से भिन्न है। ये क्या है सर?
ये कहना चाहता है बेटा, है ना। ये जो परिशुद्धता है ये हमको सही आंसर गैस करने में काम नहीं आता। परिशुद्धता ये बताता है कि यह वो एक सीमा है जिससे तुमने अगर मापन किया तो तुम्हारा जो माप है वो किसी दूसरे के माप से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा सटीकता से तुम आंसर कर सकते हो, है ना। जैसे इसको आसान शब्दों में लिखना चाहूं तो हम इसे लिख सकते हैं कि दशमलव या पॉइंट के बाद अधिक अंक वाला मापन की परिशुद्धता अधिक होती है। मतलब क्या हुआ सर इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने मापा है ना, तो दशमलव के बाद में कितने ज्यादा सार्थक अंक है, कितने ज्यादा अंक है, सार्थक अंक जितने ज्यादा होंगे तो यही बताएगा कि यह इस सीमा तक का मापन है। मतलब कि दशमलव के बाद या आपने जो मापन लिया है वो एक ऐसी सीमा तक का मापन है जिससे भौतिक राशि का क्रमांगत मापन दूसरे से भिन्न है ना। मतलब कि यह इन चारों में से सबसे ज्यादा दशमलव के बाद में जिसके बाद सार्थक अंक होंगे वह ज्यादा परिशुद्ध कहलाएगा। इसका मतलब ये कभी नहीं होता परिशुद्धता का कि तुम्हारा आंसर सही आंसर के कितने करीब है ना। देखो चक्कर क्या है, ये भले ही दूर है, ये आज तुमने इस इंस्ट्रूमेंट से या इस मापन से मापा, लेकिन यह भले ही तुम्हारा यथार्थता का मेजर डिफरेंस बहुत दूर है। लेकिन अगर इससे ये तो ये मापने वाले ने गड़बड़ कर दी या इसने आंसर लिखने में गड़बड़ कर दी, लेकिन कल को अगर इसी मापक यंत्र से अगर एकदम सटीकता से मापा जाए तो ये इससे ये 3.56 से ज्यादा बेहतर आंसर निकाल कर देगा, क्योंकि दशमलव के बाद में 4 अंक तक आंसर दे रहा है। तो ये वाला जो होगा वो ज्यादा परिशुद्ध हो जाएगा। तो परिशुद्धता 3.1245 सेंटीमीटर वाले मापन की अधिक है। क्लियर बेटा, बात समझती है सबको ना। तो ऐसे हमको देखना कि यथार्थता किसकी ज्यादा है और परिशुद्धता किसकी ज्यादा है। चलो तो यथार्थता और परिशुद्धता लेकर इंपॉर्टेंट सी बातें थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज की। उससे पहले हमने अल्पतमांक पढ़ा था, उसी के बारे में और थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं और उसी पर हम थोड़ी सी और चर्चा कर कुछ क्वेश्चंस लगा लेंगे। तो देखो बेटा, अल्पतमांक क्या था। अल्पतमांक के बारे में हमने पूरी जानकारी हासिल कर ली थी। हमने बोला था कि सर भौतिक राशि का लघुत्तम मान जो किसी उपकरण के साथ यथार्थ रूप से मापा जाता है, उपकरण का अल्पतमांक कहलाता है ना। ये हमने बातें कर ली थी इसको लेकर। सॉरी, कल हमने क्या पढ़ा था बेटा? कल हमने देखा था पिछली क्लास में कि सर अल्पतमांक जो न्यूनतम माप सकते हुआ है ना, उसे क्या बोला हमने? अल्पतमांक कहा था। क्लियर है कहानी, है ना। तो अब यहां पर सर अल्पतमांक तो हमको सबको चमका बढ़िया तरीके से, है ना। अब साथ ही साथ हमें यह देखना है कि अल्पतमांक यथार्थक रूप से मापा जा सकता है। यथार्थक रूप से मापा जा सकता है मतलब क्या होगा कि एकदम सटीकता से या वास्तविक मान के कितने करीब मापा जा सकता है ना। तो वह न्यूनतम मान है ना, लघुत्तम मान जो किसी उपकरण से यथार्थक रूप से मापा जा सकता है, उपकरण का अल्पतमांक कहलाता है। और अल्पतमांक के लिए हमने परिभाषा देखी थी, मुख्य पैमाने के एक भाग का मान वर्नियर पैमाने पर, है ना। ये वर्नियर पैमाने पर भागों की संख्या, ये अभी हम आगे चलकर जब वर्नियर कैलिपर वगैरह पढ़ेंगे तो इसमें वर्नियर पैमाना वगैरह क्या होता है उसके बारे में चर्चा हम करेंगे। ठीक है, या अभी हम ऐसा समझ सकते हैं इस पे कि मुख्य पैमाने के एक भाग का मान, है ना, मतलब मुख्य पैमाने के एक भाग का मान बटे में कितनी संख्या है। ठीक है, जैसे हमने आपको पिछली क्लास में निकाल कर बताया था, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पे जाके 1 सेंटीमीटर हमने बोला उसने। तो यहाँ पर मुख्य पैमाने पे मान कितना है, ये इसे हम मुख्य पैमाना बोलेंगे ना। मुख्य पैमाना मतलब मेन स्केल भी कहेंगे हम इसे। ठीक है, तो जो हमारे घर में स्कूल का स्केल जो होता है, स्कूल में इस्तेमाल करते हैं तो वाला स्केल है। यहाँ पर कितना है भैया, यहाँ पर अगर 40 निकालेंगे तो 1 सेंटीमीटर से 10 हिस्से करे थे हमने, तो 0.1 mm, सॉरी 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm इसका न्यूनतम मान आया था। ये हम देख चुके थे और कर चुके थे। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और इस फॉर्मूले को और थोड़ा बेहतर तरीके से समझते हैं ना। तो ये अल्पतमांक के लिए एक और बात बोल सकते हैं कि मापन यंत्र का अल्पतमांक घटने के साथ मापन की शुद्धता बढ़ती है और मापन की त्रुटि घटती है ना। कि अगर मान के चलो आपने बोला कि मापक यंत्र का जो अल्पतमांक है, मतलब अल्पतमांक आपने घटाया, तो घटाने के साथ में मापन की थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं ताकि हम अब जो आगे पढ़े हमें और ज्यादा सटीकता से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यही मापक यंत्र का जो अल्पतमांक घटाने के साथ मापन की शुद्धता बढ़ जाएगी और त्रुटि कम हो जाएगी। कॉमन सेंस की बात है ना, शुद्धता बढ़ेगी या यथार्थता बढ़ जाएगी। चलो बेटा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्केल की तरफ जाते हैं जिसको हम कहते हैं वर्नियर कैलिपर। क्या कहते हैं? वर्नियर कैलिपर। आप ये जो मेरे पीछे देख सकते हैं ये एक वर्नियर कैलिपर होता है। अब वर्नियर कैलिपर क्या होता है? यह हमारा जो मेन स्केल होता है ना, या जो हमारे पास जो पुराना वाला स्केल था उससे ज्यादा बेहतर तरीके से ना, ज्यादा बेहतर तरीके से हमें मापन देगा। यह दशमलव के बाद में अगर सेंटीमीटर लिखा था बेटा तो यह दशमलव के बाद में हमें 2 अंक तक देगा। अभी हमारे पास जो सेंटीमीटर लिखा था दशमलव के बाद में एक ही अंक दे रहा था, अब यह दशमलव के बाद में हमें 2 अंक देगा। तो अगर ये 2 अंक दे रहा है तो कैसे दे रहा है वो समझते हैं। तो देखो बेटा क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ। यहाँ पर आप अगर देखो तो हमारे पास 2 स्केल है। एक ये बड़ा वाला स्केल दिखाई दे रहा है आपको, है ना, एक बड़ा वाला स्केल दिखाई दे रहा है 0 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सेंटीमीटर। उसके साथ ही साथ आपको एक नीचे छोटा वाला स्केल दिखाई दे रहा होगा, है ना। इसके अंदर 2 स्केल होते हैं, 2 स्केल होते हैं। तो एक बड़ा वाला स्केल जो होता है बेटा उसे हम कहते हैं मेन स्केल या मुख्य पैमाना, लिख देते हैं आप लोगों के लिए। ये कहलाता है मुख्य पैमाना, जैसे मैं आपको बताता मेन स्केल बोलेंगे हम। और साथ ही साथ ये जो नीचे जो छोटा सा स्केल है बेटा इसे हम कहते हैं वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल या हम कह सकते हैं वर्नियर पैमाना। तो अब ये वर्नियर पैमाना या वर्नियर स्केल का क्या चक्कर है वो हम समझते हैं। देखो बेटा एक्चुअल में क्या होता है कि ये वर्नियर स्केल होता है, ये वर्नियर स्केल हमारे मुख्य पैमाने के बीच में, मतलब मुख्य पैमाने का जो अल्पतमांक था 1 mm उसको यह और ज्यादा हिस्सों में तोड़ देता है ना। कैसे तोड़ता है वो भी हम समझ रहे हैं, लेकिन क्या है यह उसको और ज्यादा हिस्सों में तोड़ देता है जिसकी वजह से अल्पतमांक जो है वो घट जाता है। अल्पतमांक क्या होता है और कम हो जाता है। जैसे हम जो जनरली या ऐसे सवाल में बोलेगा कि कितने कितने ये जो मेन स्केल का एक पैमाना है वह जो वर्नियर स्केल है वो कितने हिस्सों में तोड़ रहा है। लेकिन जनरली हम जो मानते हैं ना, हम लोग जो आगे सवाल भी सॉल्व करेंगे तो उसमें हम ऐसा मानेंगे कि वर्नियर मेन स्केल का एक हिस्से को वर्नियर स्केल जो है वो 9 या 10 भागों में तोड़ेगा। वो सवाल में आगे हमको देखेंगे, हो सकता है कि कोई 18 भाग में तोड़ दे या ज्यादा भागों में तोड़ दे।
तो उससे क्या होगा, उससे जो उसका अल्पतमांक है वो और घट जाएगा। जैसे हम कुछ और बढ़िया तरीके से समझते हैं एक बार, है ना, एक बार ये एनिमेशन नहीं देखेंगे पर इस पे ध्यान देंगे कि हम वास्तविकता में मान निकालते कैसे, है ना, मान कैसे निकालते हैं। तो देखो बेटा, मान के चलो कि आपने यहाँ पर इसके बीच में क्या होता है, इसके जो दो दांतें होते हैं, दांतों के बीच में आपको जैसे कोई भी एक छोटी चीज का माप लेना है, जैसे मुझे निकालना है कि ये मेरे पेन की नीब कितनी मोटी है ना, या आपको निकालना है कि तार की चौड़ाई कितनी है। तो अगर ये निकालना होगा बेटा, तो क्या होगा, इसमें आप इसके दांतों में वो जो भी आपको जैसे पेन की नीब या अगर आपने एक ब्लॉक लिया कितना चौड़ा है वो निकालना है, तो उसको फंसाओगे। अब जैसे ही हम फंसाएंगे तो फंसाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो नीचे वाला वर्नियर है ना, जैसे ये एक तो मेन स्केल था, अभी वर्नियर को साइड साइड खसकाना पड़ेगा, तो ये आपको करने के लिए दिया इसको दबाओ, उसको साइड में खसा देना, तो ये चौड़ा होता जाता है। तो अब ये जब चौड़ा होता जाएगा तो कहीं ना कहीं तो इसके अंदर एकदम एग्जैक्ट फंस जाएगा, ठीक है। तो वो जहां पर फंसेगा वहां पर अब हम रीडिंग बताना सीख रहे हैं। क्या बताना सीख रहे हैं, पहले कि ये जो है सर इसको देखे कैसे, इससे मापन कैसे हो। तो देखो बेटा क्या होगा, यहाँ पर अब हमारे पास जो आंसर है उसको हम कैसे समझेंगे, तो इसको जूम करके हम देख रहे हैं यहाँ पर, है ना। देखो क्या हुआ बेटा, यहाँ पर ये हमने इसके दांतों में फंसाया, तो दांतों में फंसाते ही क्या हुआ बेटा कि यहाँ पर अब हमारा जो वर्नियर स्केल है वो पीछे की तरफ जा रहा था, तो यहाँ पर ये जब ये 0 और ये 0 एक दूसरे से मिले हुए थे, मतलब रीडिंग 0 0 थी। अब जैसे जैसे हम पीछे कर रहे तो हम देखो यहाँ पर से ये क्या लिखा हुआ है, mm में मान लिखा हुआ है, 10 mm 20 mm 30 mm। तो हम इसे लेकर आ गए, हम इसे लेकर आ रहे थे, तो हम इसे यहाँ पर लेकर आए 22 mm, ये जो 0 है वो 22 और 23 mm के बीच में फंस गया इसका। तो अगर 0 22 और 23 mm के बीच में फंस गया, मतलब मेरा जो आंसर है वो 22 और 23 mm के बीच में है, 2.2 mm मतलब क्या हुआ, 2.2 सेंटीमीटर या 2.3 सेंटीमीटर के बीच में मेरा कुछ आंसर आ रहा है। अब कितना आ रहा है ये नहीं पता मुझे, कितना आ रहा है ये नहीं पता, तो मेरा आंसर जो है वो एग्जैक्ट मतलब मेन स्केल पे जो मेरा मापन आया है, मेन स्केल पर मेरा जो मापन आया है वो कितना आया है, मेन स्केल पे आया है 22 mm तक। तो 22 mm तक आंसर है। अब 22 के बाद में और कितना सटीक है ना, या उसकी मैं परिशुद्धता कैसे बढ़ाऊं, मतलब दशमलव के बाद में और अंक कैसे लेकर आऊं, तो उसके लिए अब हम जाते हैं वर्नियर स्केल पर। किस पर जाते हैं बेटा, वर्नियर स्केल पर। अब वर्नियर स्केल पर क्या करते हैं, वर्नियर स्केल पर कहीं ना कहीं जैसे हमको बोल रहा है ये 0 तक आ गया, अब ये इतने सारे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये जो 10 नंबर है ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऊपर वाला जो मेन स्केल है उससे कहीं ना कहीं टकराएंगे या उसको ओवरलैप करेंगे। तो वो जो नंबर ओवरलैप कर रहा है, जो नंबर ओवरलैप कर रहा है, जैसे यहाँ पर ये छठा नंबर ओवरलैप कर रहा है, देखिए छठा नंबर लाल रंग से बता दिया ना, छठा नंबर ओवरलैप कर रहा है। तो हमारा जो वर्नियर पैमाना, मेन पैमाने की रीडिंग लेना कोई बड़ी बात नहीं है, उसका पाठ्यांक हमने आसानी से देख लिया, लेकिन जो वर्नियर पैमाना है उसका मापन आ गया 6, कितना आ गया 6। तो अब हम यहाँ से आंसर लिखना सीखेंगे। अभी मैंने आपको क्या सिखाया बस कि मेन स्केल पर मापन कितना था और वर्नियर स्केल पर मापन कितना था। तो अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं सर कि हमने जो रीडिंग देखी उसके हिसाब से मेन स्केल पर, देखो मैं बार-बार पूरा हिंदी में लिखने से बेटर है मेन स्केल को एमएस से चिह्नित करूंगा, मेन स्केल को हम एमएस से चिह्नित करेंगे बेटा। तो एमएस से चिह्नित करेंगे तो आंसर आया 22 mm और वर्नियर स्केल वीएस से चिह्नित करेंगे हम, और ये आया सर 6 डिवीजन, ये 6 भाग आए हैं। अब हमें यह सीखना है कि 6 भाग कितने एमएम है या क्या चक्कर है, क्लियर बात। वैसा ही यहाँ पर भी एक स्केल देखो, यहाँ पर भी एक स्केल है, ये भी एनिमेशन में चल रहा है। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे दूर जा रहा है तो यहाँ पर ये इसने रीडिंग लिख कर बताई हमें कि जब ये 0 5 से कम साइड हुआ, फिर जैसे जैसे दूर जा रहा है तो एक बार पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नवा पार्ट कहीं ना कहीं ऊपर टकरा रहा है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आंसर बढ़ता जा रहा है। 5.1 5.2 5 दूर ले जाते जा रहे हैं। मतलब इस एनिमेशन से बात कोई बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मेरा आंसर 5 था क्योंकि 0 0 कम साइड हो रहे थे, फिर आगे बढ़े तो अब ये 1 टकरा 2 टकरा 3 4 5 9 तक टकरा रहे, तो यहाँ पर उस हिसाब से हम दशमलव के बाद में अंक दे पाएंगे, ठीक है। तो अब इसी का हम इस्तेमाल करना शुरू करते हैं और एक दो सवाल खुद से करके देखते हैं कि हम पाठ्यांक कैसे देंगे। तो पाठ्यांक देने का जो सूत्र है वो पहले मैं आपको सिखा रहा हूं ना, पाठ्यांक देने का सूत्र जो है या रीडिंग लिखने का सूत्र है वो मैं आपको सिखा रहा हूं। रीडिंग लिखने का सूत्र क्या होता है बेटा, यह होता है कि मेन स्केल रीडिंग या मुख्य पैमाने का पाठ्यांक, मेन स्केल रीडिंग इतनी इंग्लिश तो आ ही गई है आपको, प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग जो आएगी, वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट या अल्पतमांक, है ना। एक बार हिंदी में लिख देता हूं, यहां पर हमको पाठ्यांक कैसे लिखना है, मुख्य पैमाना प्लस ये वर्नियर पैमाने पे कितना आ रहा है आपका, ये वर्नियर पैमाने पे कितना पाठ्यांक आ रहा है, वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक गुणा अल्पतमांक, क्लियर बेटा। तो ऐसे हम रीडिंग देंगे। अब रीडिंग में आप ध्यान समझना मेरी इस बात को, रीडिंग जब भी मैंने आपको देना सिखाया था, पहले जब से हम रीडिंग लिखते आ रहे हैं तो क्या प्लस माइनस में कितनी त्रुटि हो सकती है वो लिखिए। तो वास्तविकता मैंने आपको क्या सिखाया था कि जो त्रुटि है वही अल्पतमांक होगा, क्योंकि उससे आप त्रुटि नहीं कर सकते। जैसे आपको क्लास में सिखाया रीडिंग लिखना ना कि हमारे पास जो मेन स्केल है उसमें कितनी त्रुटि हो सकती है, 1 mm की त्रुटि हो सकती है। तो वैसे यहाँ पे हम फॉर्मुला बना देंगे प्लस माइनस लीस्ट काउंट प्लस माइनस अल्पतमांक कर देंगे इसके आगे। तो इस तरीके से हम पूरी रीडिंग 100% सही दे पाएंगे। ऐसे रीडिंग वाले सवाल नीट में आ चुके हैं, स्क्रू गेज पे आए थे, जेईई में भी आ चुके हैं और आने वाले समय में और पूछे जा सकते हैं। यहां पर लिख देंगे अल्पतमांक प्लस माइनस अल्पतमांक, क्लियर बेटा। तो अब से इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो सीखते हैं, है ना, वो सीखते हैं। देखो जैसे यहाँ पर देखो हमें ये एक वर्नियर कैलिपर दिया हुआ है, इसके बीच में ये मतलब एक्शन में एनिमेशन होता है, तो उस एनिमेशन से मैंने खुद यहाँ पे एक लड़की गेंद फंसाई है और उससे इसका स्क्रीनशॉट लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, ताकि हम और आप मिलकर इसका आंसर बता पाए, है ना। आप लोग मिलकर क्या भैया इसका आंसर या इसमें कितना पाठ्यांक आएगा, कितनी रीडिंग आएगी वो इस बात में बता पाए। एक तरह से प्रश्न भी है ना, आपको रीडिंग बतानी है और उस फॉर्मूले का यूज करना हम सीख जाना, कहीं नहीं सिखाएंगे, इस बात की गारंटी मेरी है ना। लोग ऐसा होता है कि ऐसा होता है ये होता है आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा फील करके समझ लो कि नीट में तुम्हारे को सवाल आएगा भैया इस पे, और बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी, जेईई में तो बहुत सवाल पूछे इस पर होता यही है, नीट में पूछते जेईई में पूछते हैं। तो देखो बेटा क्या हुआ है ना, एक बार हम जूम करके देख लेते हैं हर जगह से। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जैसे ही आपने लेट फंसाई तो ये कहीं ना कहीं इसके दो दांतों के बीच में रीडिंग आएगी। तो ये क्या था यहाँ पर, इसी को ना, ये जो पूरा यहाँ पर था इसी को जूम करके आपको यहाँ पर दिखाया गया ना, ये जो है इसको जूम करके यहाँ पर आपको दिखाया गया कि वहाँ पर आंसर्स कितने हैं। तो देखो बेटा यहाँ पर ये है 0, ये क्या है, ये मुख्य पैमाने मेन स्केल है और ये नीचे छोटा वाला जो है वर्नियर स्केल है। तो मेन स्केल पर देख ये एक से थोड़ा सा आगे कहीं आया है सर, नहीं एक के आगे नहीं आया है, वही तो जूम करके बताया है। तो देखो यहाँ पर मुख्य पैमाने पर एक आने वाला था, मुख्य पैमाने किसमें होगा, सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब वर्नियर वाले में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे को ये समझना है, हमको अगर लीस्ट काउंट या अल्पतमांक 0.01 है ना, ये क्या अल्पतमांक लीस्ट काउंट है, एलसी मतलब लीस्ट काउंट,
दिया 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इससे हम रीडिंग कैसे लेंगे? तो देखो रीडिंग लेने वाले फॉर्मूले से आपको बस उसी का उपयोग करते हैं। यहां पर पहले बताओ मेन स्केल पर कितना आया। तो सर मेन स्केल पर ये था 0.9 सेंटीमीटर और ये था 1 सेंटीमीटर। मतलब मेरा आंसर जो है वो 0.9 से 1.0 सेंटीमीटर के बीच में कहीं ना कहीं आ रहा था। 1 सेंटीमीटर पूरा नहीं हुआ था। तो मेन स्केल पर रीडिंग आई हमारे पास 0.9 प्लस, तो ये 0 नहीं आ गया और आगे बढ़ जाता तो 1 पे पहुंच जाता वो। वही तो हुआ है कि ये 0 से 0.9 से 1 के बीच में कितने हिस्से हुए? 10 हिस्से, कहीं ना कहीं तो टकराया वाला हिस्सा। तो उतने भाग हम आगे बढ़े 0.9 से 1 तक। तो यहां पर 0.9 से तो आगे निकल गए। अब देखो यहां पर कौन सा भाग टकरा रहा है। तो देखो ये फर्स्ट वाला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, पांचवा नहीं, छठा 1 1 2 3 4 5 6 7 8वां भाग जो है वो एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है। 8वां भाग जो है वो एग्जैक्टली ऊपर वाले किससे उससे कोई मतलब नहीं है। ऊपर वाले किससे कोइंसाइड कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। बस ये देखना है कौन सा भाग टकरा रहा है। तो वर्नियर पैमाने पे जो हमारा माना है वो आया 8 इनटू लीस्ट काउंट 0.01 प्लस माइनस 0.01 है ना, प्लस माइनस लीस्ट काउंट किया तो हमारा जो आंसर आएगा 0.9 प्लस 0.08 प्लस माइनस 0.01 आएगा। या मैं चाहूं तो इसे 0.98 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर लिख सकता हूं। सेंटीमीटर लिखा हुआ है ना, एमएम में चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन आंसर किसमें लिखा हुआ है सेंटीमीटर में। एमएम में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? इसे लिख सकते हो 10 से गुणा कर दो तो सेंटीमीटर से एमएम पहुंच जाऊंगा। 9.8 प्लस माइनस 0.1 एमएम, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है भैया, दशमलव के बाद में हमें 2 डिजिट दिए इसने। देखो 0.98 किसने हमको रीडिंग दिया, या वो तो 0.1 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 0.9 या 1 सेंटीमीटर का आंसर करना पड़ता, लेकिन अब ये और ज्यादा यथार्थ आंसर है हमारे पास। ऐसे एक और एग्जांपल आपको करवा देता हूं। ये भी वही सवाल है, एक बार स्क्रीन पॉज करो, सभी में आंसर देने की कोशिश करो मुझे कि यहां पर इसकी रीडिंग कितनी आएगी। मेन स्केल पर कितने पैमाने हैं ये देखो, और उसके बाद में वर्नियर स्केल पर कितने हैं ये देखो। तो बेटा मेन स्केल की अगर हम बात करें, मेन स्केल की हम बात करें तो क्या समझ सकते हैं कि सर मेन स्केल पर ये 4 है, 4 के बाद में 4.1 तक ये नहीं पहुंच पाया। ये देखो ये इससे थोड़ा सा आगे रहेगा। देखो जूम करके बता देता हूं मैं तुम्हें, ये देखो 4.1 तक नहीं पहुंच पाया, उससे थोड़ा सा इधर रहेगा। अगर पहुंचे तो 4.1 एग्जैक्ट हो जाती रीडिंग। लेकिन इसका जो 0 है या वर्नियर का जो 0 है बेटा वह 4.1 तक नहीं पहुंच पाया, है ना। तो ये वर्नियर का 0 था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। देखो और ये 10वां हिस्सा, तो जो एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है वो 9वां हिस्सा कोइंसाइड कर रहा है, 9वां हिस्सा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये देखो यार ये यहां पे पहुंचे थोड़ा सा गया तो 10वां हिस्सा कोइंसाइड कर जाता, 10वां हिस्सा कोइंसाइड कर जाता, मतलब 4.1 हमारा आंसर आ जाता। लेकिन अब हमारा आंसर क्या है? मुख्य पैमाने पे आंसर है 4, ये मुख्य पैमाने की रीडिंग है, प्लस यहां पर कितना भैया 9, लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ चुका है। तो 4 प्लस 0.009 प्लस माइनस 0.01, या हम चाहे तो 4.09 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अच्छा प्लस माइनस लिस्ट काउंट कर देता हूं। क्या ये बात आपको बखूबी रूप से चमकती है? नहीं अगर 4.01 है ना, 4.09 4.1 हो जाता, लेकिन 4.09 पर इसका आंसर आ चुका है। क्लियर है? तो ऐसे हम बेटा लीस्ट काउंट से रीडिंग निकाल सकते हैं। अब हमें यह समझना होगा कि सर लीस्ट काउंट निकालते कैसे हैं, लीस्ट काउंट निकालते कैसे हैं? तो अल्पतमांक या लीस्ट काउंट कैसे निकालें? हमने ऐसे सवाल आता है कैसे निकालोगे आप। तो लीस्ट काउंट निकालने का जो सूत्र होता है हमारे पास वर्नियर कैलिपर के लिए बेटा, वो सूत्र होता है, लीस्ट काउंट का सूत्र होता है 1 महेंद्र सिंह धोनी MSD - 1 VSD वीरेंद्र सिंह धोनी। यार भैया ये महेंद्र सिंह धोनी और वीरेंद्र सिंह धोनी, मान लो महेंद्र सिंह धोनी बताओ भाई वीरेंद्र सिंह धोनी। तो ये मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इसका हम लिख देते हैं एक बार, मेन स्केल डिवीजन या मेन स्केल पैमाने पर मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। मतलब ये हुआ बेटा कि मेन स्केल पर या मुख्य पैमाने के एक हिस्से को वर्नियर ने कितने हिस्सों में तोड़ा है ना, एक हिस्से को वर्नियर के कितने हिस्सों में तोड़ा है, उससे हमारा लीस्ट काउंट निकलेगा। जैसे मान के चलो हमें बोला, हमें सवाल में बोला है ना, ऐसे बोला एक हिस्सा कितने में तोड़ा, एक हिस्सा कितने में तोड़ा, तो आंसर बता दिया उसने, हम कैसे थोड़ा सा चालाकी खेलेगा। हमें बोलेगा जैसे ए वर्नियर स्केल या सॉरी ए मेन स्केल या मुख्य पैमाने के डिवीजन। ए मेन स्केल डिवीजन मतलब क्या हुआ कि जैसे 10 डिवीजन 9 डिवीजन, ए मेन स्केल डिवीजन, अभी के लिए हम एबीसी लिख रहे हैं, ए मेन स्केल डिवीजन बराबर है बी वर्नियर स्केल डिवीजन के VSD के। तो आपको अल्पतमांक के लीस्ट काउंट बताना है, ठीक है। तो ऐसा हमको फॉर्मूला है, कुछ नंबर लिखे हुए होंगे, कुछ ना कुछ नंबर लिखे हुए होंगे, तो उससे हम कैसे आंसर निकालेंगे? देखो हमें ये देखना होगा कि एक मेन स्केल डिवीजन जो है, एक मेन स्केल डिवीजन जो है वो कितने वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है ना। या सॉरी ऐसा देखना होगा, एक वर्नियर स्केल डिवीजन ध्यान से सुनो क्या हो रहा है। ये वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो मेन स्केल डिवीजन के कितने बराबर है, मतलब कि एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितने मेन स्केल, तो हमें पता चलेगा लीस्ट काउंट क्या है। एक वर्नियर स्केल पता चलेगा कि वर्नियर स्केल का जो एक टुकड़ा कितना हमने माफ कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी को दिया रहा हूं मैं, तो ए बटा बी MSD हो जाएगा। तो यहां से हम जो लीस्ट काउंट लिखने वाले बेटा उसको लिखते कैसे यहां पर लिखेंगे, इस लीस्ट काउंट का सूत्र है 1 MSD माइनस 1 VSD, और VSD का मान यहां से VSD की जगह लिख सकते हैं a बटा b MSD। ये हमारे पास आंसर आ गया b माइनस a बटा b MSD। ये हमारे पास आंसर आ गया। ये कैसा आंसर है? देखो ये कैसा आंसर है मैं आपको बताता हूं। एक और ऐसा सवाल है, तो एबी वाला सवाल था कि व्यापक रूप से हमने लिख लिया, है ना, कैसे लिख लिया भैया, व्यापक रूप से हमने लिख लिया इस फॉर्मूले को, सूत्र को। लेकिन हमें आंसर व्यापक रूप में नहीं आएगा ना, हमें क्वेश्चन में कैसे बोलेगा, हमें क्वेश्चन में बोलेगा जैसे हमारे पास 0.01 लीस्ट काउंट या 0.01 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट है ना, वो उसका सवाल या उसके लिए हमको सूत्र या स्टेटमेंट कैसा लिख कर देगा वो। हमें बोलेगा वो कि सॉरी हमें बोलेगा कि हमने नो मेन स्केल डिवीजन को मतलब कि वहां पर यहां पर जो मेन स्केल था ना, तो इसके 0 से 1 के बीच में यहां पर 9 हिस्से हैं, 0 से 1 के बीच में हिस्से भाग जो है वो 9 भाग है। सोच घर में बैठे कैसे बोलेंगे, अरे यार 0 से 1 के बीच में भाग कितने, 1 2 3 4 भाग भाग कितने भाग है। तो जैसे सर ये है 0, यही पढ़ाएंगे हमने, ये है 0 ये 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। 1 मिनट हमने इसको थोड़ा सा नंबर को ऐसे लिख देते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, तो यहां पर देखो, यहां पर हम क्या कहना चाह रहे हैं कि इसके अंदर के जितने भाग है ना, उसमें नो MSD को 10 VSD में तोड़ा जाता है, या नो MSD सीधे लिख देते हैं हम
10 VSD के बराबर है। ऐसा सवाल हमको बोलेगा कि हाँ भैया ये दोनों MSD है वो 10 VSD के बराबर है या 10 मेन वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है और एक मेन स्केल डिवीजन या एक मेन स्केल जो इसका एक टुकड़ा जो है वो 0.1 सेंटीमीटर है तब LC या लीस्ट काउंट बताइए। ठीक है, कैसे करना है कोई दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल आसान सी बात है। 9 MSD 10 VSD के बराबर है तो हमें लीस्ट काउंट का फॉर्मूला पता है, हमें ये पता करना होता है कि यहाँ पर सर एक VSD किसके बराबर है, एक VSD किसके बराबर है, एक VSD हो जाएगा 9/10 MSD के बराबर। किसके बराबर हो गया 9/10 MSD के बराबर, मतलब एक VSD 0.9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। या यहां से लीस्ट काउंट का सूत्र लिख सकता हूं मैं, एक महेंद्र सिंह धोनी माइनस एक वीरेंद्र सिंह धोनी बराबर हो जाएगा सर। यहां पर महेंद्र सिंह धोनी को मत उड़ा देना क्योंकि एक महेंद्र सिंह धोनी 0.1 सेंटीमीटर के है, तो यहां पर वीरेंद्र सिंह धोनी को उड़ाया हमने, एक वीरेंद्र सिंह धोनी जो है वो 0.9 महेंद्र सिंह धोनी के बराबर है। तो अगर हम इसे घटाएंगे 1 - 0.9 तो 0.1 आ जाएगा महेंद्र सिंह धोनी, और एक महेंद्र सिंह धोनी जो है वो 0.1 सेंटीमीटर के है, तो लीस्ट काउंट हो गया 0.01 सेंटीमीटर। तो ऐसे सवाल हमको दिया जाएगा कि इतने महेंद्र सिंह धोनी इतने वीरेंद्र सिंह धोनी के बराबर, तो लीस्ट काउंट निकाल लो, एकदम आसान सी बात है। इसमें एक और सवाल कर लेते हैं, जैसे हमें बोला है कि एक वर्नियर कैलिपर के मुख्य स्केल पर 1 mm की निकासी है, मतलब कि एक वर्नियर स्केल के मुख्य पैमाने पर 1 mm की निकासी है। ठीक है, फिर बोला है कि इसके वर्नियर स्केल पर 20 भाग है जो मुख्य पैमाने के 16 भागों से मेल खाते हैं। इसका मतलब क्या, देखो इसका मतलब क्या हुआ कि 20 वर्नियर स्केल पैमाने या 20 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 16 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। बस कहानी खत्म, पैसा तो निकाल लो भैया, निकाल लो जल्दी से। क्या करोगे यहाँ पे क्या करेंगे, एक महेंद्र सिंह धोनी किसके बराबर है सर, तो एक महेंद्र सिंह, एक वीरेंद्र सिंह धोनी किसके बराबर है। अच्छा, हमें सवाल में एक बात बोली गई है कि वर्नियर स्केल के मुख्य पैमाने पर है, तो मुख्य पैमाने पर वर्नियर कैलिपर्स की मुख्य स्केल पर एक बात बोली गई जो हमेशा ज्यादा बोली जाएगी, एक वर्नियर महेंद्र सिंह धोनी जो है वो 1 mm के बराबर है, जैसा मैंने भी माना था, या 0.1 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, तो ये मेन स्केल डिवीजन हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे लीस्ट काउंट सूत्र वही भैया, एक महेंद्र सिंह धोनी माइनस एक वीरेंद्र सिंह धोनी बराबर हो जाएंगे, एक महेंद्र सिंह धोनी किसके बराबर है सर, नहीं एक वीरेंद्र सिंह धोनी किसके बराबर है सर, ये हो जाएंगे 16/20। देखो एक VSD लिख सकता हूं मैं 16/20 MSD, बस यहाँ पे आंसर सिर्फ कहानी खत्म, पैसा हम 20 - 16 मतलब 4/20 MSD, या 1/5 में लिख सकता हूं, ये 1/5 आ जाएगा, 1/5 गुणा 1 mm, यहाँ में से लिख सकते हैं 0.02 mm। क्या लिख दिया भैया हमने 0.2 mm है ना, 1/5, या हम इसे लिख सकते हैं 0.00 एक ही 0 दशमलव के बाद में 2 सेंटीमीटर। आया समझ में कि यहाँ पर ये 16 भागों में तोड़ रहा था हमने, 10 के 9 भाग करे थे, 9 के 10 भाग करे थे, 10 के 9 भाग करे थे, या 20 के 16 भाग कर रहा है, तो इसे 20 के 16 भाग करे तो अब इसका जो आया वो 0.02 सेंटीमीटर आया, हमारा 0.01 सेंटीमीटर तो ज्यादा बेहतर है। क्यों, क्योंकि ऐसा आंसर देगा, अगर आंसर हमारे आंसर हां एडिशनल बात करते हैं, जैसे इसके पास रीडिंग है, इसके पास रीडिंग है 1.12 सेंटीमीटर, फिर आएगी 1.14 सेंटीमीटर आएगी, फिर 1.16 सेंटीमीटर आंसर आएंगे, इसके पास इसके बीच वाले आंसर नहीं आने वाले क्योंकि कल्पक मांग 0.02 सेंटीमीटर, तो इसके बाद आंसर देगा ये सारे। क्लियर है, तो ये सारी बातें हम अल्पतमांक से समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम और एक और छोटा सा सवाल कर लेते हैं, बिल्कुल आसान सा सवाल। ठीक है, फिर हम स्क्रू गेज पर चर्चा करेंगे। वर्नियर, अब बस प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूं, वर्नियर स्केल पर 20 भाग है ना, तो VSD पर 20 भाग बराबर है 19 MSD के। जल्दी से आंसर निकाल दो कमेंट इसका। तो बोला है कि यंत्र का अल्पतमांक 0.1 mm है, तब सवाल थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, तब 1 MSD का मान कितना है, 1 MSD या मुख्य पैमाने पर एक भाग किसके बराबर है, 1 MSD का मान या मुख्य पैमाने पर एक भाग कितना बड़ा है ना, जैसे आपको बोला कि मुख्य पैमाने पर एक भाग है जो 1 mm का है ना, 1 mm बोलते हैं, 1 mm 0.1 सेंटीमीटर है। तो अब हमें उल्टा, हमें अल्पतमांक दिया है, एक भाग कितना है यह पूछा है, मुख्य पैमाने पर हर भाग का मान। मुख्य पैमाने पर एक भाग कितना बड़ा है यह हमसे पूछा है। ठीक, चलो तो कैसे करेंगे BCSD बराबर 1 MSD, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं, यहाँ पे हमें पता है कि सर एक महेंद्र सिंह धोनी जो होंगे वो 1 - 1 वीरेंद्र सिंह धोनी बराबर होगा लीस्ट काउंट के, तो यहाँ से फिर से वीरेंद्र सिंह धोनी का मान निकालो, तो यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी का मान निकालो, तो सर यहाँ वीरेंद्र सिंह धोनी का मान निकालो। ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है, हर एक में यूज करना ही पड़ेगा यही। तो एक वीरेंद्र सिंह धोनी जो हो जाएंगे वो बराबर हो जाएंगे 19/20 महेंद्र सिंह धोनी के, और यहाँ से हम उठा रखेंगे तो 1 MSD। अगर मुझे लग रहा है कि मैं बहुत बढ़िया और बहुत तेजी में बोल रहा हूँ, हाँ वाकई में बहुत तेज बोल रहा हूँ, क्योंकि ये खुद सी बातें हमने बहुत बार तो छोटी बात कर ली है, यही फॉर्मूला यूज होगा। अब यहाँ पर ट्विस्ट 0.1 mm, 0.1 mm लिखा है, बराबर होगा, ये माइनस करोगे तो 1/20, 19 - 1 होगा तो 20 - 1 19 होगा तो 1 बचेगा। हाँ, अब हमसे 1 MSD पूछा, तो गुणा करो, 0.1 × 20 बराबर हो जाएगा 1 MSD के मुख्य पैमाने पर कितने भाग है, तो गुणा करेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे तो बटे में 0 आ जाएगा, तो 2 mm, क्योंकि ऊपर वाला भी mm में था, अरे ये तो mm ही था, है ना, मतलब कि ये एक ऐसा अलग स्केल बनाया जा सकता है, दुनिया में कोई बड़ी बात नहीं है ना, अलग स्केल बनाया जा सकता है। ये जो स्केल बनाया है इसमें 1 mm पे भाग नहीं है, 2 mm पे भाग है। क्लियर है कहानी। चलो बेटा, अब आखिरी बात पढ़ते हैं आज की क्लास की, जिसको हम कहते हैं स्क्रू गेज। तो जल्दी से तैयार हो जाओ स्क्रू गेज के लिए। अब स्क्रू गेज क्या होता है बेटा, ये आसान है ना, कंप्यूटर उससे बहुत आसान है। इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे एक और मेन स्केल होता है, और उसके बाद में यहाँ पे घुमाने के लिए एक स्केल होता है, जिसको हम सर्कुलर स्केल बोलते हैं, है ना, या गोलीय पैमाना कहेंगे इसमें। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जैसे 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm तक बढ़ते जाते हैं, तो 5 mm तक बढ़े, अगला आएगा 6 mm। तो जब हम इसे घुमाएंगे, तो अब इसमें जो गोलीय पैमाना था इसके हम कुछ 100 भाग कर देते हैं, या मान के यूजुअली 100 ही भाग करते हैं, या उससे ज्यादा भी कर सकते हो, उससे कम भाग कर सकते हो, n भाग कुछ कर देंगे। अब हमें यहाँ से जब रीडिंग निकालेंगे तो ये पता चल जाएगा कि 0 1 2 3 4 5 तक तो जाएगा, 5 का छठा नंबर नहीं लिखा, मतलब 5 mm से और 6 mm के बीच में रीडिंग है। और रीडिंग कितनी है, तो यहाँ पर जो सामने भाग आएंगे बेटा, उसमें हम गिन लेंगे 100 में से कौन सा वो भाग इससे टकरा रहा है, उस वही हमारा जो गोलीय पैमाना है उसका मान आ जाएगा, है ना। जैसे देखो यहाँ पर हम इसमें रीडिंग लिखने का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं और इसमें सवाल भी कर लेते हैं साथ ही साथ, है ना। इसमें रीडिंग कैसे लिखेंगे, जैसे हमने वर्नियर स्केल में करा, बिल्कुल आप वैसा होने वाला है, और ये और आसान होने वाला है। तो यहाँ पर करेंगे मेन स्केल, रीडिंग लिखने का वही तरीका होता है, मेन स्केल
प्लस वहां वर्नियर स्केल था, यहाँ सर्कुलर स्केल है। कौन सा स्केल है भैया? गोलीय या सर्कुलर। तो यहां लिखेंगे हम सर्कुलर स्केल इनटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला बताएंगे। इसका लीस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला बहुत ही छोटा सा होता है, प्लस माइनस लीस्ट काउंट। ठीक है, तो देखो क्या करा बेटा हमने यहाँ पर ये इसे घुमाएंगे, जो क्या होता है बॉल फंसाएंगे, इसको धीरे घुमाओ टाइप करते जाओ तो बॉल कहीं ना कहीं फंस जाएगी और एग्जैक्ट उस पर सटीकता से आंसर आ जाएगा। अब अगर हम हमारी बॉल को देखें तो क्या आंसर आया, देखो मुख्य पैमाने पर ये 0 1 2 3 4। अब क्या होता है बेटा, यहाँ पर ये जो पैमाना दिख रहा है इसके 100 भाग है। अब यहाँ पर स्क्रू गेज के बोलते हैं पहली बात तो, या यह कैसे काम कर रहा है, यहाँ पे हम इसे घुमाएंगे ना, घुमाएंगे तो ये 0 से 1 mm तक जब तक जाएगा तो इसके पूरा एक चक्कर घूम जाएगा, है ना। देख स्क्रू कैसा है, घुमाते जाओ भाग जाएगा, घुमाओगे अंदर जाएगा। तो जब हम इसे घुमाएंगे तो बाहर की तरफ आ जाएगा। तो 0 से 1 mm के बीच में, 0 से 1 mm के बीच में इसके 100 भाग घूम जाएंगे। सर्कुलर कितने भाग होंगे? 100 भाग होंगे। तो आसान सी बात है, मैंने 0 से 1 को कितने भागों में विभाजित कर दिया? 100 भागों में विभाजित कर दिया। तो वही बात है यहाँ पर बेटा, यहाँ पर इसका जो लीस्ट काउंट, जैसे लीस्ट काउंट 0.01 mm बोला है या 0.001 सेंटीमीटर हो चुका है। तो अब इससे रीडिंग कैसे देते हैं हम, रीडिंग देने का तरीका क्या है, हमारे पास मेन स्केल, जैसे यहाँ पर देख ये 1 mm 2 mm 3 mm, आपको कितना mm, अरे यार बेटा ये मेन स्केल मुख्य पैमाना है, इसको जूम करके जैसे हर बार की तरह पिछली बार बताया ऐसे जूम करके बताया। तो ये 0 mm 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm तक हमारा आंसर आ गया, मतलब 4 mm तो मुख्य पैमाने का मान आ गया है। साथ ही साथ अब देखो यहाँ पर जब हमने इसे घुमाया तो ये जैसे जैसे घूमता रहता तो पूरे अगर एक कट तो 100 भाग आ जाते या 100 भाग इससे निकल जाते, लेकिन 4 से कितने भाग आ गया, तो ये 30 ये 40, ये 30वां भाग है 40वां भाग है, तो 30 31 32 33 33वें भाग पर ये लाइन मिल गई इससे, मतलब 33 भाग आगे निकल गया। यहाँ पर 33 गुणा इसका जो अल्पत मान के बेटा वो mm मिल गए थे 0.01 mm, या हमारे पास आंसर आ गया है 4.0, एक बार पूरा कर देता हूं, 4 प्लस 0.33 या 4.33 mm मेरे पास आंसर आ गया, या 0.433 सेंटीमीटर। दशमलव के बाद में 3 अंक दे रहा है सेंटीमीटर में, दशमलव के बाद में 3 अंक दिए इसमें सेंटीमीटर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0.1 सेंटीमीटर मेरे पास 0.2 सेंटीमीटर आता है मुख्य पैमाने पर, ये मेन स्केल पर आता है। तो मेन स्केल के मैंने कितने भाग कर लिए, मैंने कर दिया 100 भाग। ये बहुत आसान होता है करने के लिए, 100 भाग कर दिया, 100 भाग कर दिया मैंने। तो जो भी भाग को टकराएगा तो एक 0.1 और 0.2 के बीच में आंसर आना चाहिए। वैसे यहाँ पर 0.6 सॉरी 0.4 और 5 के बीच में, 5 लिखिए इसके बीच में आंसर है, और कौन सा भाग 33वां भाग कर रहा है, तो ये आंसर। इसी के लिए जो अल्पत मान का जो सूत्र होता है बेटा वो क्या होता है, इसको हम बोलते हैं चूड़ी अंतराल। चूड़ी अंतराल मतलब कि पिच, कि कितना आप घूमे, मुख्य पैमाने पर कितना चले, इसे आप कह सकते हो मुख्य पैमाने पर एक भाग, मुख्य पैमाने पर एक भाग, या इसे हम एक एमएसबी भी कह सकते हैं चले। और यहां पर वृत्तीय पैमाने पर कितने भाग या कुल भागों की संख्या, है ना, इसे हम स्मॉल एन से भी चिन्हित करेंगे, इससे चिन्हित करेंगे, स्मॉल एन से चिन्हित करेंगे। तो मुख्य भागों की वर्नियर सर्कुलर वृत्तीय पैमाने, वृत्तीय मतलब सर्कुलर स्केल भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, जैसे हमारे पास जो पीछे स्केल था उसमें क्या था, उसमें यह था बेटा कि उसमें हमें एक एमएसबी के 100 भाग किए थे। मतलब कि ये जो सर्कुलर स्केल था, सर्कुलर स्केल पर 100 भाग किए हैं। तो यहां पर एक एमएसबी के 100 भाग किए हैं। तो यहां पर जो अल्पत मांग आता हमारा पीछे वाला बेटा वो क्या लिखते हैं, 1 एमएसबी बटा 100 या 1 सेंटीमीटर बटा 100 या 0.01 सेंटीमीटर या 0.101 mm। तो इस तरीके से इसमें बहुत आसान होता है, इसमें लीस्ट काउंट का कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 0.1 मिनट पॉइंट गड़बड़ कर दिए, एक मिनट यहाँ पर mm आएगा। अरे मेन स्केल पर एक भाग जो होता है कितना होता है, मेन स्केल पर 1 सेंटीमीटर होता है, 1 mm का भाग होता है ना यार। अरे मेन स्केल पर जो एक भाग है वो 1 mm का है, तो यहाँ पर ये 1 mm आएगा, 1 MSB जो है वो 1 mm के बराबर होता है। 1 MSB 1 mm या 0.1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। थोड़ा दशमलव का ध्यान रखना भैया, गड़बड़ ना हो जाए। तो इसे हम फिर से लिख देते हैं, यहाँ पर था 1/100 mm या 0.01 mm या सेंटीमीटर में लिखे तो 0.001 सेंटीमीटर, दशमलव के बाद में 3 अंक। क्लियर है कहानी? तो ऐसे हम गोलाई मापी पे सवाल कर सकते हैं। अब इसमें छोटी सी बात बची बेटा जो इंपॉर्टेंट इसमें नीट में सवाल दिया है, ये होता है जीरो एरर। क्या होता है जीरो एरर? जीरो एरर क्या होता है बेटा? जीरो एरर क्या होता है कि हमारे पास कभी कभार हमारे पास जो गोलाई मापी खराब हो जाता है, या हमारा जो स्केल है, देखो एकदम आसान से समझाता हूं, हमारे पास जो स्केल है उसमें यहाँ पर जो स्कूल वाला स्केल है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे अंक होते हैं। मान के चलो तुम्हारा स्केल टूट गया, तो तुम्हारे पास जो स्केल था उससे तुमने पहले जो लाइन मापी वो यहाँ से यहाँ तक की लाइन थी, या हमसे बोल रहे हैं ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 सेंटीमीटर की लाइन थी, 10 mm या 1 सेंटीमीटर की लाइन थी। अब मान के चलो तुम्हारा स्केल टूट गया, कॉमन सेंस, भयंकर कॉमन सेंस, तुम्हारा स्केल टूट गया और यहाँ पर अब है ये आया 1 दिखता है, मतलब 0.1 सेंटीमीटर दिखता है। फिर भाग 1 2 3 4 5 भाग, मतलब तो भाई भागो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 के बाद में 5 आएगा, चौथा ही आ जाएगा 5 1 2 3 4 5 आ गया, 1 2 3 4 5 आ गया, चलो ये 1 सेंटीमीटर। अब मेरे को मैं कैसे कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने यहाँ से लाइन खींची और आपका यहाँ पर जो आंसर आया है ना, यहाँ से लाइन बनाई और आपने 1 सेंटीमीटर की लाइन खींची है ना, शुरू कहां से हो रही है, स्केल टूटा हुआ है, लेकिन आपने जो लाइन खींची वो 1 सेंटीमीटर लाइन खींची, तो क्या वाकई वो 1 सेंटीमीटर की लाइन है, 1 सेंटीमीटर से छोटी लाइन है? तो कॉमन सेंस की बात है कि ये जो लाइन है वो 1 सेंटीमीटर से छोटी लाइन है, तो 1 सेंटीमीटर से छोटी लाइन है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें क्या गया, एरर या त्रुटि आ गई। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर से कितनी छोटी, सर 0.1 सेंटीमीटर या 1 mm छोटी, आपने पहले टूट रही है यार, से टूटा हुआ है, तो हमें 2 सेंटीमीटर लाइन खींची तो थोड़ा सा आगे तक खींचना पड़ेगा। ठीक है, तो यह इसकी त्रुटि है। तो वैसे ही हमारे पास यहाँ पर भी होता है बेटा, है ना, कि देखो ये 0 0 से मिला हुआ है, लेकिन क्या होता है कि मैंने उसको पूरा टाइट कर दिया, लेकिन फिर भी वो टाइट होने के बाद में भी 0 0 से नहीं मिल पा रहा। ये इसमें 0 जो है वो नीचे रह गया, इसमें 0 आगे निकल गया। जब 0 आगे निकल जाता है तो नेगेटिव बोलते हैं, और जो 0 नीचे रह जाता है उसे पॉजिटिव एरर बोलते हैं। तो बेटा याद रखना कि जो हमारा आंसर आएगा, ट्रिक बता रहा हूं इसके लिए बस, है ना, आप कॉमन सेंस से समझ भी सकते हो कि सर हमारे पास कितनी लंबाई है, इसकी लंबाई, तो लंबाई कितनी है, लंबाई है सर 1 - 0.1 सेंटीमीटर या 0.9 सेंटीमीटर लंबी लाइन है। तो बेटा वैसे ही यहाँ पर भी करना होगा कि आंसर में से आपको जो 0 एरर है या पॉजिटिव 0 एरर है उसको घटा लेना होगा। देखो वहां पे भी एरर हमारा, उसको घटाया हमने तभी आंसर आया। पॉजिटिव 0 एरर को घटाना है फाइनल आंसर निकालने के लिए।
इसी प्रकार से अगर नेगेटिव एरर हो जाता है तो हमारा जो आंसर आ रहा है, जो रीडिंग आ रही है ना, आंसर की जो रीडिंग लिख देते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। हमारी जो रीडिंग आ रही है, जो पाठ्यांक आ रहा है, उसमें से पॉजिटिव एरर तो हटाएंगे और नेगेटिव एरर है तो जोड़ेंगे। ना कोई मान के चलते स्केल बड़ी हुई ना, कोई कंपनी स्केल बनी जो यहां से शुरू हुई है, तो अब तुम लाइन तो अब तो ज्यादा बड़ी लाइन होगी ना, तो वास्तविक मान निकालने के लिए घटाना जोड़ना होगा। तो जब नेगेटिव एरर आएगा तो क्या हो जाएगा, यहां पे रीडिंग प्लस 0 एरर आ जाएगा, प्लस नेगेटिव 0 एरर। ठीक है बेटा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट सी बातें थी ना। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। एक सवाल जरूर करेंगे हम जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट 2018 का, और एक सवाल प्रैक्टिस के लिए करेंगे बस। ठीक है, चलो इन दोनों का जवाब जान लेते हैं। 0.011 सेंटीमीटर अल्पतमांक की एक पेज मापी या स्क्रू गेज का प्रयोग, पेज मापी भी कहते हैं बेटा इसे। एक विद्यार्थी पा का माप मानता है, मापन देता, तो सबसे शुद्ध क्या होगा या शुद्ध माप क्या है, तो कैसे बताएंगे, मतलब कौन सा इसमें से स्क्रू गेज से मापा गया होगा। तो स्क्रू गेज से मापा गया बेटा अल्पतमांक के 0.001, मतलब दशमलव के बाद में 3 डिजिट आए होंगे, तो दशमलव के बाद में 3 डिजिट किसमें, इसमें। तो ये हमारा आंसर होगा, स्क्रू गेज से मापा है ना। ये किससे मापा है, ये किससे मापा है, ये वर्नियर कैलिपर से मापा है। और दिख रहा है दशमलव के बाद में 2 डिजिट है, तो 0.01 सेंटीमीटर, और ये हमारे साधारण स्केल से मापा गया है, क्योंकि दशमलव के बाद में एक ही डिजिट है। ये प्लान कैसे मापा होगा, इसके पास और कोई हाईटेक चीज होगी भैया। नीट 2018 का सवाल कर लेते हैं, जबरदस्त सवाल कहता है कि एक छात्र ने लोहे की छोटी सी गेंद के व्यास की मापन के लिए 0.001 सेंटीमीटर अल्पतमांक लीस्ट काउंट दिया है, 0.001 सेंटीमीटर दिया है। फिर बोला है कि यदि पैमाने की माप 5 mm और वृत्तीय मतलब मुख्य पैमाने की मान मतलब कि MSD हमें दिया हुआ है 5 मिलीमीटर दिया हुआ है, 5 मिलीमीटर दिया हुआ है, या मैं चाहूं इसे सेंटीमीटर में, क्योंकि सारे आंसर सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर लिख सकता हूं। और बोला है कि यहां पर वृत्तीय पैमाने का शून्य संदर्भ के लेवल 25 भाग ऊपर है, मतलब कि वहां पर 25वां भाग टकरा रहा है। इसमें आपको पता है ना, तो वर्नियर का पैमाना सही है, सर्कुलर का पैमाना कितना है, सर्कुलर के आंसर है 25 भाग, ये 25 भाग आंसर है। तो हमारा आंसर लिखने का तरीका क्या होता है, रीडिंग लिखने का आसान सा तरीका सर, रीडिंग लिखने प्लस कुछ लिखना है, या 0.5 सेंटीमीटर प्लस 25 भाग इनटू लीस्ट काउंट 0.001, तो ये हो गया 0.5 प्लस 0.025 या 0.525 सेंटीमीटर हमारा आंसर है। ये हमारी रीडिंग आ गई। ठीक है, सवाल खत्म नहीं हुआ है। बोला है कि गेज में शून्यांक त्रुटि 0.004 सेंटीमीटर है, तो व्यास क्या होगा। ठीक है, एक मिनट आपको थोड़ी सी बात बताना चाहता हूं, है ना। यहाँ पे जो त्रुटि है ये -0.004 सेंटीमीटर है, थोड़ा सा कर लेना, क्योंकि जो नीट का ओरिजिनल सवाल है उसमें -0.004 सेंटीमीटर ना, हमारे यहाँ पे माइनस नहीं लिखा, ये -0.004 सेंटीमीटर है। तो हमारा जो आंसर आएगा, अब हमारा जो आंसर आएगा, माइनस लगा लो एक आगे, तो हमारा जो आंसर आएगा रीडिंग में अगर 0 एरर आता है तो हमें जोड़ना होगा 0.525 प्लस, क्योंकि माइनस है वो 0 नेगेटिव है 0.004, तो हमारा जो आंसर आएगा 0.529 सेंटीमीटर आएगा, माइनस में होगा। तो इस तरीके से हम सारे सवाल बढ़िया तरीके से हल कर सकते हैं। अब 2 सवाल दे रहा हूं जल्दी से, क्विज के रूप में इनका जवाब बता दो भैया, आसान से 2 सवाल। वर्नियर पैमाने के 1 सेंटीमीटर को 10 भागों में विभाजित किया, यदि वर्नियर पैमाने के 10 भाग मुख्य पैमाने के 8 भागों से संबंधित है तो वर्नियर का अल्पतमांक बताइए। जल्दी से आंसर बताओ बेटा, आसान सा सवाल। चलो टाइम अप। क्या बोला है, यदि वर्नियर पैमाने के 10 भाग 10 VSD, यही आएगा 8 MSD के बराबर है। महेंद्र सिंह धोनी छोटे हैं, वीरेंद्र सिंह धोनी बड़े, भाई साहब याद रखना MSD ज्यादा होते हैं VSD से। तो यहाँ पर अल्पतमांक जो होगा उसका फॉर्मूला 1 बार 1000 बार वही होगा। पहले एक महेंद्र सिंह धोनी वीरेंद्र सिंह धोनी का मान निकालो, 8/10 महेंद्र सिंह धोनी होगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बेटा इसे लीस्ट काउंट हो जाएगा, वही फॉर्मूला वही करना है, 1000 बार करना है, ये हो जाएगा 0.1 तुम लोग ये देखो 10 - 8 तुम लोग माइनस का क्या है, कम पूछना कि उत्तर के लिए माइनस कैसे करें। 10 - 8 2/10, ये 0.2 MSD हो चुका है, और 1 MSD किसके बराबर है, वर्नियर स्केल के 1 सेंटीमीटर को 10 भाग में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर 10 भाग में विभाजित किया गया, तो 1 MSD किसके बराबर होगा, 1 MSD होगा 1 सेंटीमीटर को 10 भाग में तोड़ा है, मतलब 1/10 सेंटीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर, ये हो गया 0.002 सेंटीमीटर हमारा आंसर है, 0.002 सेंटीमीटर हमारा आंसर है। फिर से देख लो, यहाँ पर MSD नहीं दिया था, मैंने निकाला है अलग से। वर्नियर स्केल के 1 सेंटीमीटर को 10 भाग में विभाजित किया गया है, तो इससे मैंने MSD निकाला है ना, कि वहां पर 1 सेंटीमीटर को 10 भाग में तोड़ा, 1 सेंटीमीटर मत रख लेना, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर को 10 भाग में तोड़ा, तो 1 MSD के बराबर हुआ 0.01 के बराबर, 1 सेंटीमीटर 10 MSD के बराबर, तो 1 MSD मेन स्केल डिवीजन है होगा 1/10 सेंटीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर। चलो आज की क्लास के आखिरी सवाल, जल्दी इसका जवाब दो, है ना, एकदम आसान सा सवाल। एक छात्र का तार का गोलाई मापी का व्यास है, तो सही मापन क्या होगा, जैसा भी हमने सवाल देखा उसी प्रकार का एक और छोटा सा सवाल। 5.3 5.32 5.320 5.320 सेंटीमीटर, सही आंसर क्या है। टाइम 10 सेकंड का सवाल, यहां पर दशमलव के बाद में 3 डिजिट, तीसरा सही जवाब होगा। क्लियर बेटा, चलो तो ऐसे छोटे छोटे सवाल आप आएंगे, आज की क्लास में इतने ही रखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने देखा यथार्थ में कितना सही आंसर है, शुद्धता मतलब की परिशुद्धता में दशमलव के बाद में कितने अंक है। फिर इसके अंदर वर्नियर कैलिपर की इंपॉर्टेंट सी बात, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला 1 MSD - 1 VSD होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और साथ ही साथ गोलाई मापी के लिए होता है MSD बटा N क्या है, सर्कुलर पैमाने पे कितने भाग किए गए हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं। रीडिंग लिखने का एक आसान सा तरीका है हमारे पास, मेन स्केल लिखो, मेन स्केल की जो रीडिंग आई है, प्लस अगर वर्नियर है तो वर्नियर लिखो, स्क्रू गेज है तो स्क्रू गेज लिखो, इनटू लीस्ट काउंट कर लो, है ना, और प्लस माइनस लीस्ट काउंट, ये हमारा रीडिंग लिखने का सही तरीका होता है। यहाँ वर्नियर है तो वर्नियर लिख लो, वर्नियर, या सर्कुलर है तो सर्कुलर लिख लो, या सर्कुलर पैमाने पर कितने भाग बटे हैं, कौन सा भाग किससे कोइंसाइड कर रहा है, उससे हम यहाँ पर वर्नियर और सर्कुलर लिख सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना करते बेटा, समरी में वही सारे टॉपिक जो भी हमने पढ़े, अभी 1 मिनट रिवीजन कर लिया। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे, होमवर्क आपको हर बार की तरह ऐप में ही मिल जाएगा, और अगली क्लास में हम शुरू कर रहे हैं सरल रेखा में गति।
तो आज के लिए इतना ही। सरल हम पढ़ेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू।